नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, धीरे धीरे सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। ऐसे में जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें दुधारू पशुओं की बदलते मौसम में देखरेख करना बहुत जरूरी है। तो आने वाले दिनों में पशुपालक किस प्रकार से करें अपनी डेयरी पशुओं की देखभाल, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर SK सिंह। तो हमारे जो दुधारू जानवर हैं, गाय भैंस हैं, उनका मैनेजमेंट और खान पान कैसे रखा जाए ताकि वह सर्दी को झेलते हुए अधिकतम पैदावार दे पाएं। मित्रों, वैसे तो जो शीत ऋतु होती है वो ख़ासतौर से जानवरों के लिए काफ़ी स्वस्थ मौसम माना जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब इनको कुछ दिक्कतें भी आती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी गाय तथा भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो पशुओं के आवास प्रबंधन में इन बताई जा रही बातों का विशेष ध्यान रखें। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ हमको और भी व्यवस्थाएं इनकी मैनेजमेंट की करनी पड़ती हैं। जैसे शेड ऐसा हो कि उसके पर्दे रात में लगे हों, बंद हो जाएं, ताकि इनकी तेज़ जो हवा आती है ठंड की, उनसे इनको बचाया जा सके। अति ठंड और भी ज़्यादा बढ़ती है तो इनको कवर करने के लिए ब्लैंकेट्स वगैरह, जो कंबल है या दूसरे जो बोरे हैं, इनके मदद ली जा सकती है। लेकिन इसमें भी ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इनका बोरे हैं या कंबल है वो गीले ना रहें, अन्यथा इनमें निमोनिया लक्षण आने लगते हैं। इसी तरह से हमको खासतौर से जो बीमार और जो कमज़ोर जानवर हैं उनकी भी अलग से देखभाल रखनी पड़ेगी। फर्श गीला ना हो, चारों तरफ सूखा हो, और जब रात में बंद करें तो इस बात के लिए भी आश्वस्त हो जाएं कि कई बार हम बहुत ज़्यादा जब पाला पड़ता है, अति जाड़ा पड़ता है, तो उसमें हम व्यवस्थाएं कर देते हैं अतिरिक्त हीटर लगा देते हैं या सिंगड़ी जला देते हैं, कोयला जला देते हैं। जो धुआं निकलता है उसकी वजह से सफोकेशन की वजह से भी जानवर मर सकता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें पशुपालक भाई कि इस तरह की किसी भी दुर्घटना से बचाया जा सके। जब तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है तो पक्का फर्श भी ज़्यादा ठंड आता है, तो उसमें नीचे बेडिंग वगैरह बिछा दें ताकि जानवर सीधे फर्श के कांटेक्ट में ना आए और ठंड से बच पाए। किसान भाइयों, अभी आपने गाय और भैंसों के आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा इन गाय तथा भैंसों का आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। तो हमको ये व्यवस्था बनानी चाहिए, भोज्य पदार्थ इनको जितना नॉर्मल डाइट है उससे 10 से 20% तक इनको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इस तरह से हम इनके खाने पीने की व्यवस्था करें कि ग्रीन फॉडर जो है, हरा चारा, इस ठंड के मौसम में कम दें, क्योंकि संभावना अधिकतर ऐसी होती है कि ठंड में अगर दस्त लगते हैं तो जानवर को संभालना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है। ठंड के समय हम अधिकतर अगर इनको धूप में चारा खिलाएं या खाना खिलाएं, दिन के शुरुआत में और रात शाम को थोड़ा सा लेट दाना पानी दें। साथ ही साथ ये भी दें कि इनको अलग से हम जो खली होती है, चुनी होती है, दाने, क्रस्ट दाने होते हैं, दाने में हम मक्का, सोयाबीन, थोड़ा गेहूँ जो चोकर के रूप में दे सकते हैं, साथ में ओट वगैरह भी मिक्स करके दे सकते हैं। इन सब का मिश्रण बना के उनको ज़्यादा से ज़्यादा हर खाने में उनको दें। दिन में 2 या 3 बार आप खाना खिला सकते हैं। साथ में यह भी ध्यान रखें कि इस समय इनको विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स जो मार्केट में रेडीमेड उपलब्ध होते हैं, हर कंपनी का अपना रेशियो के हिसाब से करीब 25 से 50 ग्राम तक प्रति पशु उनको प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिक्सचर दिया जाना चाहिए। खाने के अलावा खाना भी गुनगुने उसमें वो करें, साथ में ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी उसको दें। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, तीनों टाइम उसको हल्का गुनगुना पानी ही, ताकि उसको उसके शरीर के अंदरूनी तापमान मेंटेन रहा है। पशुपालक भाइयों, गाय तथा भैंसों को अंतः और बाह्य परजीवियों द्वारा तो परेशान किया जाता ही है, साथ ही साथ इनमें कुछ बीमारियों के आने की संभावना भी बनी रहती है। तो आप अपने जानवरों को इन सभी समस्याओं से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। ये मौसम पशुओं के डिवॉर्मिंग के लिए भी होता है। डिवॉर्मिंग मतलब
जो इनके पेट में कीड़े हैं उनको मारने की दवा। एक बार में जितने भी पशु हैं आपके गौशाला में, आपके डेयरी में, उनको आप डिवॉर्मिंग कर दें समुचित दवाओं के माध्यम से, जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब होती हैं या फिर आपको हॉस्पिटल में उपलब्ध हो जाती हैं पशु चिकित्सालयों में। ये भी देखते हैं कि बरसात के बाद जो है, जो बाहरी कीट हैं, एक्टोपैरासाइट्स जिनको बोलते हैं, जो शरीर में लगते हैं पशुओं के, उनमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम ओरल मेडिसिन दे सकते हैं, या कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस वाली साइपरमेथ्रिन है, मेलाथियान का एक निश्चित जो प्रतिशत में घोल तैयार करके लगाकर उनके शरीर से उनको एक्टोपैरासाइट मुक्त किया जा सकता है। अधिकतर वैक्सीन वैसे जो टीकाकरण होता है वो बरसात के पूर्व कर लिया जाता है, लेकिन यदि किसी कारणवश जानवर आपका टीकाकरण होने से बच गया है तो इस मौसम में सावधानी बरतते हुए उसमें खासतौर से मुंहपका, खुरपका, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया जिसको गलघोटू बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर, एक टंगिया रोग जिसको बोलते हैं, और एंथ्रेक्स, इन 4-5 बीमारियों से लड़ने के लिए इनमें टीकाकरण अवश्य करवा लें। ये जो मैंने उपाय बताए ये बहुत उपयोगी हैं पशु पालन के क्षेत्र में, खासतौर से जाड़ों में हमारे अपने पशुओं की देखभाल के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसमी सब्जियों में बात करें हरी मटर की, तो इससे बने व्यंजनों का स्वाद ही लाजवाब होता है, इसलिए इसकी बाजार में अच्छी मांग भी रहती है। तो आप कैसे करें हरी मटर की वैज्ञानिक खेती, इसकी जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। आज हम बात करेंगे मटर की खेती की। सब्जियों में मटर का अपना स्थान है। दलहनी फसल होने के साथ साथ में प्रोटीन से भरपूर है और उपज भी अच्छी आती है, कीमत भी अच्छी मिलती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर खेत खाली है तो उसको हरी फलियों के लिए मटर की खेती करके कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा अगली फसल के लिए खेत भी शीघ्र खाली हो जाता है, इसलिए आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं हरी फलियों हेतु मटर की खेती के बारे में। भूमि का चयन और तैयारी। किसान भाइयों, मटर के लिए उपजाऊ तथा जल निकास वाली मिट्टी सर्वोत्तम है। इसकी खेती के लिए मटियार दोमट और दोमट मिट्टियां उपयुक्त रहती हैं। सिंचाई की सुविधा होने पर बलुआर दोमट भूमियों में भी मटर की खेती की जा सकती है। अच्छी फसल के लिए मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। खरीफ की फसल काटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से की जाती हैं और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी हो जाता है। तो किसान भाई, खेत की तैयारी करने के बाद हम बात करते हैं उसमें बीज की। सबसे महत्वपूर्ण है किस्म का चयन करना। तो अगेती फसल के लिए जो ये समय चल रहा है, इसके लिए सबसे बढ़िया अर्केल है, PSM 3 है, काशी नंदिनी है, जवाहर मटर 3 है, जवाहर मटर 4 है। इन वेराइटीज़ का हम चयन कर सकते हैं। खाद और उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, मटर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का देना आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरकों की सही मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। दलहन फसल होने के कारण मटर में नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दलहनी फसल है, तो इसमें न्यूट्रिएंट की जहाँ तक बात है तो 25 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो बुआई के समय ही हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा
और फास्फोरस पोटेशियम की पूरी मात्रा बुवाई के समय ही फसल को दे देते हैं। बीज की मात्रा और बीजोपचार। किसान भाइयों, बीज की मात्रा बोने के समय किस्म और बुआई विधि पर निर्भर करती है। इसके लिए स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज की ही प्रयोग करना चाहिए। हमें कितना बीज बोना चाहिए, तो वैसे इसके लिए 100 किलो प्रति हेक्टेयर का बीज दर रिकमेंडेड है, लेकिन अगेती फसल के लिए कई बार किसान ज़्यादा बीज दर का भी उपयोग करते हैं। तो अगेती फसल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि बीजोपचार आवश्यक रूप से किया जाए, और उसके लिए हम बीटावैक्स पावर, जिसमें दोनों तरह के फफूंदनाशक का मिश्रण है, उससे हम बीजोपचार करें। साथ में चूँकि ये दलहनी फसल है, इसलिए इसमें राइजोबियम और पीएसबी से इसका बीजोपचार जरूर करें। अगर हम बीजोपचार करते हैं तो एक तो रोग व्याधि से भी काफ़ी मुक्ति रहती है। साथ में हमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब खेत की बुवाई करें तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 से 20 सेंटीमीटर और रो टू रो डिस्टेंस 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। खेत में नमी की मात्रा उपयुक्त हो। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि सूखे खेत में बुवाई करके बाद में इसकी सिंचाई करते हैं, पर अपने को खेत की सिंचाई करने के बाद जब उपयुक्त नमी हो तभी बुवाई करनी चाहिए, तो अंकुरण अच्छा आता है। ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। मटर की फसल में सिंचाई प्रबंधन। मटर की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए मिट्टी के प्रकार को देखकर फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके तो सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग करें या फिर खेत में 3 मीटर की दूरी पर नालियां बनाकर रिसाव पद्धति द्वारा सिंचाई करें। मटर में हमेशा हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अधिक पानी होने पर फसल पीली पड़कर सूख जाती है। अब जब बुवाई कर लेते हैं तो इसमें बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो इसमें कोई, चूँकि दलहनी फसल है, पोस्ट इमरजेंस कोई इसमें रिकमेंडेड नहीं है बीडीसाइड। तो बोने के तुरंत बाद से 2 दिन के तक हम पेंडामिथिलिन 3.3 लीटर 30 EC का 700 से 800 लीटर पानी में घोल बना के हमको इसका स्प्रे कर देना चाहिए। उपयुक्त किस्म का चुनाव करते हैं और बीजोपचार करके आप इसकी बोनी करते हैं, कल्चर का प्रयोग करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसमें अच्छी फसल प्राप्त होगी, अच्छी पैदावार होगी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, गुना और इनके आसपास के जिले के किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा नहीं होने की संभावना को देखते हुए इस समय पकी हुई फसलों की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखें। फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें एवं नींदा नियंत्रण का काम करें और खाली हो रहे खेतों को रबी फसलों की बोनी के लिए तैयार करें। इस समय सरसों की बोनी के लिए उपयुक्त तापमान है, इसलिए सरसों की बोनी के लिए खेतों को तैयार करें एवं सरसों की उन्नत बीजों का चयन कर बोनी में प्रयोग करें। बोनी से पूर्व बीजों को अवश्य ही उपचारित करें। इसके लिए 2 ग्राम थायरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इस समय आलू की बोनी के लिए उपयुक्त तापमान है, अतः किसान भाई आलू की बोनी भी कर सकते हैं। अरहर की फसल में इस समय फूल और फलियां बन रही हैं और इसी समय फसल पर फली छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है, अतः कीट का प्रकोप होने पर ट्राइजोफास 750 मिलीलीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय बैगन और टमाटर, भिंडी में रस चूसक कीटों की संभावना हो सकती है। इसके नियंत्रण के लिए
इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है। इसके नियंत्रण के लिए भी इमिडाक्लोरोपिड दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय अधिकतर पशु जैसे गाय और भैंस ब्याने का समय है, अतः पशु के ब्याने के 1 घंटे के भीतर नवजात बछड़ा एवं बछियों को पर्याप्त मात्रा में शिशु भार के अनुसार खीस अवश्य पिलाएं। इस समय पशुओं को छायादार एवं सूखे स्थान पर रखें तथा स्वच्छ एवं ताजा पानी पीने को दें। इस समय तालाब का पानी पशुओं को ना पिलाएं और इनके आहार में संतुलित आहार का समावेश करें। पशुओं के फर्श को स्वच्छ रखें तथा प्रतिदिन फिनाइल से साफ करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव पैगापुर जिला जबलपुर से जगदीश शर्मा जी ने। आप सब्जियों को संरक्षित करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो जगदीश जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। सोलन के नौनी स्थित विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने सोलर ड्रायर मशीन विकसित की है, जो कि छोटे मोटे किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी। ये जो सोलर ड्रायर है, इसमें फल, सब्जियां, बीज, औषधीय पदार्थ तथा घरेलू उत्पाद जैसे बड़ियाँ, पापड़, इनको सुखाया जा सकता है। खुली धूप की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है तथा इसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार होता है। उसके कारण बाजार भाव है वो अधिक मिलता है। इसमें 2 भाग हैं। एक भाग है जिसमें कि हवा गर्म होती है, जो सूर्य की किरणों द्वारा हवा गर्म की जाती है। दूसरा भाग ये है कि जिसमें जो पदार्थ है, सुखाने वाला पदार्थ है, उसका कक्ष बना हुआ है जिसमें ट्रे है। वो ट्रे जो है बाहर आ जाती हैं, उसमें हम पदार्थ को रखते हैं और ट्रे को बंद कर देते हैं। तो 2-3 दिन के बाद आपका जो पदार्थ है वो इसमें सूख जाता है। पदार्थ सूखने का समय इस बात पे भी निर्भर करता है कि पदार्थ में कितना मॉइस्चर है तथा कितनी जो है किस समय सुखाया जा रहा है, यानी कि किस मौसम में सुखाया जा रहा है। तो गर्मी में जल्दी सूखता है, बरसात में जो है कम सूखता है और सर्दियों में लगभग बराबर हिसाब से सूखता है। कई बार क्या होता है कि गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, उससे क्या है कि हमारी जो फसल है जो हम अंदर रखी होती है वो जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि अधिक मात्रा में सूख जाती है। तो उसमें हमने तापमान कंट्रोल किया हुआ है, जिससे कि अगर 50, 55, 60 से ऊपर जाता है तो जो पंखा है अपने आप इसमें ऑन हो जाता है और आपका पदार्थ जो है वो अधिक नहीं सूखेगा। इस मशीन में सेंसर लगे हैं जो कि तापमान को संतुलित करने में मदद करेंगे। यह मशीन जहां सुखाए जाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखती है, वहीं जानवरों से भी सुरक्षा करती है। साथ ही बरसात के मौसम में पदार्थों को अंदर बाहर करने की मुसीबत से भी छुटकारा देगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो हमारी सूर्य की ऊर्जा है उसको हम किस तरह से रात के टाइम में भी से इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए हमने यहाँ पे एक लेयर बनाई है जिसमें लोहे का चूरा तथा जो उसमें जो नदी से छोटे छोटे पत्थर लाए गए हैं उनका मिश्रण करके हमने इसमें एक लेयर बनाई है। उससे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो उसको एब्जॉर्ब करता है और जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद जो है वो ऊष्मा जो है वो रिलीज करता है, जिससे कि जो हमारी ड्राइंग है वो लगातार चलती रहती है 2-3 घंटे भी, शाम को भी। और इसकी गुणवत्ता इस बात पे निर्भर करती है कि इसमें फसल होती है उस तरह का रंग होता है तथा इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं वो इसमें नष्ट नहीं होते हैं। और जो पदार्थ सूखता है उसको आप 6 महीने भी रखेंगे वो खराब नहीं होगा। रखने के लिए आपको एक अच्छा पॉलीथीन लेना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से पैक करना पड़ेगा और उसमें इसकी गुणवत्ता के बारे में लिखें कि ये प्राकृतिक तौर पे सुखाया गया है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस मात्रा में है। उससे क्या होता है कि जो खरीदार होगा वो उसको जो है अधिक मूल्य पे उसको खरीदने को तैयार भी होगा। और इसको पैक करने के लिए बड़ी हल्की हल्की मशीनें आती हैं जो 2-3 हज़ार रुपये में जो है मशीन आ जाती है, जिससे कि आप इसको पैक कर सकते हैं और इसको 5-6 महीने तक रख सकते हैं। जब आपको अधिक भाव मिले बाजार में तब आप इसको बाजार में बेच सकते हैं। इसमें हमने 2 तरह के इसमें पंखे दिए गए हैं। एक पंखा वो दिया गया है जो हवा को फेंकता है तथा
एक पंखा हमने दिया है जो उस हवा, जो गर्म हवा को ऊपर खींचेगा। किसान भाइयों, वैसे तो जो हमारी फसल होती है उसको सुखाने के लिए अलग से सभी का तापमान होता है, पर हमने इसमें क्या किया है कि इसमें हमने 55 और 60 डिग्री टेम्परेचर निश्चित किया है, क्योंकि तापमान को बार बार बदलने के लिए कोडिंग की जरूरत होती है जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इसलिए किसानों की सुविधा के लिए हमने इसको फिक्स तापमान पे निश्चित किया है। उस तापमान तक जो आपकी फल सब्जियां जो घरेलू उत्पाद हैं उनको आप सुखा सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये जो सोलर ड्रायर है, ये जो कारपेंटर है हमारे, उनके द्वारा बड़े आसानी से बनाया जा सकता है और इसका सारा सामान जो है, जो हार्डवेयर की दुकान है वहीं मिलता है ये, और ये मतलब कि 38-40 हज़ार रुपये तक ये मिल सकता है। और इसमें जो है कारपेंटर की लेबर भी इसी में ही इंक्लूड की गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।